एकदम फ्रेश टॉपिक है बच्चा, ठीक है। अभी तक जो भी पढ़ा हमने रिवाइज कर लिया है। हेडिंग बताइए क्या लिखा है। मिनिमम लिखा है, मैक्सिमम एज, किसकी एज। अब आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें बच्चा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैठेगा, उन्होंने कहा भैया एक एज तक बैठेगा, तो मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है बच्चा, 75। 75 तक आपकी अगर एज है तो आप अपॉइंट हो सकते हैं। उससे ज्यादा हो गई तो भैया बुजुर्ग हो गए हो, है ना, दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं भैया 75 जो एज है हो तो गई है, लेकिन इस बंदे में दिमाग बहुत ज्यादा है। मुझे फटाफट बताइए रतन टाटा जी की एज कितनी है, फटाफट बताइए। समझो बच्चा, रतन टाटा जी की एज 85 तक हो गई है। इन्होंने बोला भैया डायरेक्टर की एज, हम बोल रहे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की क्या एज होनी चाहिए, 75 मैक्सिमम। लेकिन अगर आपको लगता है कि भैया ये डायरेक्टर बहुत काम का है, बहुत नॉलेजेबल, बहुत एक्सपीरियंस, उसका दिमाग का भी काम कर रहा है, हम चाहते कि भैया ये हमारी कंपनी में कंटिन्यू रहे, तो एक काम करो, क्या पास कर लो, एसआर। जनरल रूल 75 तक की एज का ही नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेगा। एक्सेप्शन, एसआर पास करके आप क्या कर सकते हो, ज्यादा, इससे ज्यादा एज वाले डायरेक्टर को भी अपॉइंट कर सकते हो, रख सकते हो, लेकिन बस हमें एक वैलिड रीजन देना। अब रतन टाटा जी के लिए तो भैया वैलिड रीजन है कि भैया दिमाग है, इतना एक्सपीरियंस है, इतना काम कर रहे हैं, तो वैलिड रीजन दे दीजिए। एसआर पास करके आप कर सकते हो। ये एसआर पास करने कौन होंगे, कंपनी के शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर को किसको डर होता है, रतन टाटा जी को नहीं डर होता। तो साफ साफ ये लिखा है, नो लिस्टेड एंटिटी अपॉइंट अ पर्सन कंटिन्यू डायरेक्टरशिप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 75 ईयर्स। जनरल रूल 75 तक की एज तक के ही लोग अपॉइंट होंगे। लेकिन अगर आपने क्या पास कर लिया, एसआर पास कर लिया, इन केस ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एनेक्स कर देना। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मतलब साथ में अटैच करके घर पे भेज देना कि भैया मीटिंग में हम ये बातें डिस्कस करने वाले हैं, हम एक ऐसे डायरेक्टर को अपॉइंट करने वाले जिसकी 75 से ज्यादा है, हम क्यों अपॉइंट करना चाहते हैं, हम पहले आपको वैलिड रीजन बता दें। मीटिंग में आइए, अपना वोट दीजिए कि आपको हमने एक्सप्लेन कर दी क्यों हम चाहते हैं। तो बच्चा नोटिस के साथ दे दीजिए, जस्टिफिकेशन दे दीजिए क्यों आप इस बंदे को अपॉइंट करना चाहते हैं। आपको हमारी बात वैलिड लगी या क्या करिए, अदरवाइज नहीं करिए। अगर मेंबर ने ही मना कर दे कि नहीं चाहिए हमें ये बंदा, तो फिर कोई अपॉइंट कर सकता है क्या, नहीं। तो जनरल रूल एज कितनी है, 75। अगर उससे ज्यादा की एज वाले को रखना चाहते हो, एसआर। क्लियर है, चलिए। यहाँ पे वही बातें बच्चा घिसी पिटी की 1000 और टॉप है ना 2000। अभी हम लिमिट पढ़ते जा रहे हैं, कभी कभी कहीं 500 लिखा रहता है, कहीं 1000 लिखा रहता है, कहीं 2000। ये टॉप लिस्टेड जो एंटिटीज होती है, कंपनीज होती है, वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, वो कैलकुलेट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। बस रिवाइज करवाते जा रहे बीच बीच में ये लोग, ठीक है, छोटी सी बात। ये उन्होंने कहा भैया कब देखते हैं, ऑब्वियसली प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हम देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन, आपकी मार्केट में वैल्यू क्या है। तो ये सिंपल टॉपिक था, मैक्सिमम एज ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चा। इसमें छोटा सा केस आ जाएगा बच्चा, ये छोटी छोटी बातें जिसमें ऐसे बड़े बड़े केस आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन उसका आंसर यही छोटी सी बात होगी, बस आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है बच्चा बताइए। मिनिमम डायरेक्टर बच्चा, मिनिमम डायरेक्टर्स रिक्वायरमेंट। इन्होंने कहा टॉप 1000 2019 में था, लेकिन अब नहीं एप्लीकेबल। उन्होंने क्या बोल दिया, 2020 के अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट आया और क्या बोल दिया, टॉप 2000। उन्होंने कहा जितनी भी टॉप लिस्टेड कंपनी है 2000 उनमें क्या लिखा है, शेल कंप्राइज नॉट लेस देन, मतलब मिनिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए, 6। बचपन से 11th 12th से आप एक चीज पढ़ रहे हो कि भैया एक प्राइवेट कंपनी होती है, एक पब्लिक कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी में मिनिमम, लिस्टेड कंपनी पब्लिक कंपनी होती है, ये लिस्टेड कंपनी क्या होती है, पब्लिक। लिस्टेड बच्चा ध्यान देना, जो पूछिए लिस्टेड पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने, 3 ही होंगे, लिस्टेड में 3 ही होंगे। लेकिन जो टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी है उसमें कितने, समझ में आया, मतलब प्राइवेट कंपनी में कितने डायरेक्टर मिनिमम, 2, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3, पब्लिक लिस्टेड में भी कितने, 3 ही। लेकिन इन सारी लिस्टेड कंपनी में जो टॉप
2000 लिस्टेड कंपनी होंगी, उनको बोल दिया है भैया कितने डायरेक्टर मिनिमम 6। ये बात याद रखनी है आपको, क्लियर है? तो पब्लिक कंपनी है कि 3, लेकिन टॉप लिस्टेड 1000 में कितने, पहले लिमिट कितनी थी 1000 थी, लेकिन अब 2000 थी। ठीक है, चलिए छोटी सी बात है, अब ये छोटी सी बात घुमा फिरा के पूछ ली जाती है। हेडिंग क्या दे रखा है बच्चा, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड। बच्चा ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए हैं तो क्या घर में बैठे रहेंगे, आए दिन मीटिंग करते रहेंगे ताकि कंपनी की प्रोग्रेस के बारे में सोच सके, उनकी ग्रोथ के बारे में सोच सके। इन्होंने कहा कि भैया कितनी मीटिंग हो जानी चाहिए, अपनी तरफ से सेबी ने एक रिक्वायरमेंट दे दी, इतनी मीटिंग हो जानी चाहिए, थोड़ा बहुत सीएसटी भी याद आना चाहिए। द बोर्ड शैल मीट एटलीस्ट एक साल में कितने बार मीटिंग हो जानी चाहिए, मिनिमम है, मिनिमम एटलीस्ट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या बोल दिया है भैया, मिनिमम 4 मीटिंग तो होनी चाहिए, मतलब आपको 4 बार तो मिलना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 10 लग रहा है 10 बार मिले, 50 बार मिलना 50 बार मिले, उनकी मर्जी यार, लेकिन मिनिमम एक बार भी ना मिले ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, मिनिमम 4 बार तो मिलना चाहिए। इन्होंने कहा भैया बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, हमने बोल दिया भैया गैप कितना होना चाहिए 120 डेज। 120 डेज मंथ में कन्वर्ट करो, कितने महीने होते हैं, 4 महीने, मतलब 4 महीने से आपने कोई भी मीटिंग नहीं करी भाई, ये तो बड़ी बुरी बात है। क्या बात समझ में आ रही है? आज बोर्ड मीटिंग करी, कल करना चाहते कर सकते भैया, कोई मिनिमम गैप थोड़ी ना बोला है। गैप क्या बोला है बच्चा, मैक्सिमम। इन्होंने कहा बहुत ज्यादा टाइम बाद आपको मीटिंग नहीं करनी है, फ्रिक्वेंटली मीटिंग करनी है। हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया भैया इससे ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, 121 डेज का अगर गैप हो गया तो मतलब आप गलत हो, आप 4 महीने से मिल ही नहीं रहे, 4 महीने से ज्यादा हो गया। क्या बात समझ में आई? लेकिन क्या 4 महीने आपको याद रखना है, नहीं, 120 डेज ही याद करना है, क्योंकि महीने में 31, 30, 29 ये सारी चीजें होती है। क्लियर बच्चा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कितने बार मिल जाना है, एक साल में 4 बार, याद रहेगा, और ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, 1-2 डेज तक का अलाउड है, इससे एक दिन ज्यादा हुआ पेनल्टी लगती है। ठीक, छोटी छोटी बातें। कोरम वर्ड का मतलब बताओ, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग में। अगर वो बोर्ड मीटिंग है तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, अगर वो जनरल मीटिंग है तो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर। क्लियर है? चलिए, बोर्ड मीटिंग की कोरम की बात हो रही है, ठीक है। हमने कहा भैया साल भर में 4 मीटिंग होनी चाहिए, 4 मीटिंग होनी चाहिए। पता चला ये मीटिंग अकेले बंदा करके आ जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। इन्होंने कहा भैया 2019 में पहले क्या बोल दिया जाता था, टॉप 1000, अब नहीं है, अब क्या हो गया, टॉप 2000 कंपनीज को क्या बोल दिया है, 1/3 ऑफ इस टोटल स्ट्रेंथ। मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है, 1/3 ऑफ दी टोटल स्ट्रेंथ। और क्या लिखा है बच्चा, 3 डायरेक्टर, ठीक है, मतलब 3 डायरेक्टर या फिर 1/3 ऑफ दी टोटल स्ट्रेंथ। बट ये तो विच एवर इज हायर हो गया, विच एवर इज हायर, जो हायर होगा उसे हम कोरम मान लेंगे। लेकिन उन्होंने बोल दिया भैया हम चाहते हैं इन डायरेक्टर्स की जब मीटिंग होगी तो उसमें से एटलीस्ट एक क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वापस, कोरम मतलब होता है कितने लोग प्रेजेंट है ताकि मीटिंग हो सके। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ मीटिंग करवा रही हूँ, यहाँ पे कितने लोग आए, मेरी कंपनी में 12 डायरेक्टर्स है, मेरी कंपनी में कितने डायरेक्टर्स है, 12। इन 12 डायरेक्टर्स का 1/3 निकालिए, कितना होता है, 4, ठीक है। इन्होंने कहा 3 डायरेक्टर, या फिर ये कैलकुलेशन किया, इस कैलकुलेशन के हिसाब से कितने आते हैं बच्चा, 4 डायरेक्टर, विच एवर इज हायर 4। तो 4 डायरेक्टर तो प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग में, तब जाके मीटिंग आगे कंटिन्यू होगी। लेकिन हम ये देखेंगे इन 4 डायरेक्टर में से एटलीस्ट एक क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। अगर इसमें से चारों के चारों डायरेक्टर नॉर्मल आ गए, एग्जीक्यूटिव आ गए, तो बच्चा इन्होंने साफ साफ बोल दिया है ये मीटिंग हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि हमें इसमें एक फेयर बंदा चाहिए, एटलीस्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आपस में लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं किसको क्या पता, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की प्रेजेंस में ये मीटिंग होनी चाहिए। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, टॉप किसकी बात कर रहे हैं बच्चा, टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी को बोला कि भैया आप में 3 डायरेक्टर या फिर 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ विच एवर इज हायर, और जितने प्रेजेंट है उसमें से कम एक सारे के सारे इंडिपेंडेंट आ जाते तो भैया अच्छी बात है ना, 2 आ जाते तो अच्छी बात है। हम चाहते हैं एक तो कम से कम आए, क्योंकि एक के सामने तो बात सुन लेगा वो कम से कम, है ना, वो देखेगा सही डिसीजन लिए जा रहे हैं कि नहीं। क्लियर है? चलिए, इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी, अगर कोई लिस्टेड एंटिटी है, 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी प्रेजेंट एट दी, क्या लिखा है, मीटिंग
टू फॉर्म अ कोरम। ये क्या बात हुई, पढ़ो मुझे समझाओ क्या लिखा है बच्चा, रीड करो। इसी चीज को बस अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्लियर है बच्चा। अब बच्चा जनरल बातें लिखी है, अब ये जनरल बातें ध्यान देना कि कंप्लाइंसेस रिक्वायरमेंट्स फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये सारे कंप्लाइंसेस करनी है, सब जनरल बातें ये सीएससी करवा रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, ठीक है। चलिए अगर तुम हेडिंग देखोगे सब जनरल जनरल बातें जो भी हम सब पढ़ रहे हैं। पीरियोडिकल रिव्यू करते रहेगा कंप्लाइंसेस रिपोर्ट, पर्टेनिंग मतलब रिलेटेड टू ऑल एप्लीकेबल, ऑल लॉज एप्लीकेबल। जनरल बात लिखी है कि भैया थोड़े थोड़े टाइम पे रिव्यू करते रहे कि भैया हम सारे के सारे लॉज फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, सिंपल। सेटिस्फाइड करे डायरेक्टर्स अपने आप को कि भैया जो भी प्लान उन्होंने कर रखे हैं वो एज पर, है ना, जो हमने प्लानिंग प्लॉटिंग कर रखे हैं वो उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जनरल बातें। प्लीज अपने कोड ऑफ कंडक्ट बनाइए, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए, मतलब एक प्रोसीजर होने चाहिए, रूल्स रेगुलेशन होने काम करने के तरीके के, और वो फॉलो भी होना चाहिए। जनरल बातें बच्चा। रिकमेंड करिए ऑल फीस और कंपनसेशन इफ पेड, किसको बच्चा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इससे पहले भी ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अगर कुछ भी फीस कंपनसेशन पे किया जा रहा है इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, इसमें किसकी अप्रूवल ले लो, शेयर होल्डर, कुछ ज्यादा तो नहीं जा रहा है, शेयर होल्डर को भी पता होना चाहिए। हम पढ़ क्या रहे हैं, डायरेक्टर्स को ये सारे कंप्लायंसेस करने, मतलब ये एक तरफ से गो थ्रू कर ले ताकि कंपनी सही से चले। बच्चा प्रोसीजर टू इन्फॉर्म मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कि कैसे रिस्क को असेसमेंट किया जा रहा है और कैसे इसको मिनिमाइज किया जाए, रिस्क की कैलकुलेशन कैसे की जा रही है, फिर उसको कैसे हम ठीक करें, मिनिमाइज करें, ये सारी चीजें देख ले। रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फ्रेम, इम्प्लीमेंट, मॉनिटर, रिस्क मैनेजमेंट प्लान। आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, लिस्टेड कंपनी में, इसमें आने वाले रिस्क भी तो है, ये सारी चीजें देखो एक बार। बच्चा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ द, क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अभी हम कंपनी के डायरेक्टर्स को बोला भैया तुम भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को देखो कि भैया तुम उसको फीस दे रहे हो, आपको सिटिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो आपको आकर देखेगा, लेकिन आप भी तो देखोगे कि भैया वो काम अपना कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो प्लीज आप भी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करें, किसके, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अभी हम पढ़ रहे हैं कंपनी के अंदर के पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करें, इनको ये सारी चीजें देखनी है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी ठीक से कर रहा है कि नहीं। मिनिमम इंफॉर्मेशन टू बी प्लेस बिफोर दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हमारा जो ये अभी चल रहा है, कौन सा रेगुलेशन चल रहा है, सभी के एलओडीआर के रेगुलेशन, इसके शेड्यूल सेकंड पार्ट ए में क्या दे रखा है बच्चा, कुछ इंफॉर्मेशन है जो बोर्ड मीटिंग में सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने रखनी चाहिए। वो पूरी जो लिस्ट दे रखी है वो इंफॉर्मेशन सामने रखे, सबको सब पता होना चाहिए। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में तो एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव है ना, नॉन एग्जीक्यूटिव तो भैया पूरे टाइम तो रहता नहीं है, लेकिन मीटिंग में तो आएगा ना, बोर्ड मीटिंग में तो आएगा, इंडिपेंडेंट भी आएगा। तो कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको बोर्ड मीटिंग में सबके सामने रखनी है। अंदर के डायरेक्टर को तो सब पता होगा, लेकिन बाहर के डायरेक्टर को थोड़ा कम, तो मीटिंग के दौरान उसे भी ये बात पता चल जानी चाहिए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर प्रोवाइड करेगा कंप्लायंस सर्टिफिकेट किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, जो भी शेड्यूल सेकंड के पार्ट बी में दे रखे। अब ये कंप्लायंस सर्टिफिकेट ना कुछ सुना सुना सा लग रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लायंस सर्टिफिकेट। सीएस देता था तो सीएस अपने काम की लिस्ट देता था, उन्होंने बोला भैया सबके अपने अपने काम की लिस्ट है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी, चीफ फाइनेंस ऑफिसर भी, सब केएमपी में आते हैं, याद करो सीएस भी केएमपी में आता है, कंप्लायंस ऑफिसर ऐसा, ये लोग भी आते हैं, ये सब अपना कंप्लायंस सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन इनकी लिस्ट थोड़ी सी अलग होगी। इनकी लिस्ट सेकंड शेड्यूल के पार्ट बी में दे रखी है, उसको लेकर वो कहेंगे हाँ कंप्लाई हो गया, कंप्लाई हो गया, कंप्लाई हो गया। तो सब अपनी तरफ से अपनी ये सारे कंप्लायंसेस करेंगे। ये सारी बातें जनरल बातें, पढ़ने में आपको सब एक जैसी लगेंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा बाइफरकेशन तो रखना पड़ेगा। क्लियर है बच्चा। तो जनरल बातें थी और ये सब क्या थी, स्पेसिफिक। बढ़ते हैं आगे बच्चा, इंपॉर्टेंट। हेडिंग क्या लिखा है, अरे मैक्सिमम लिखा है यार मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, और क्या लिखा है, कमिटी मेंबरशिप एंड चेयरपर्सनशिप। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यहाँ पे उन्होंने कुछ बातें बता के रखी है, चलो वन बाय वन पढ़ेंगे। अ पर्सन नॉट बी अ डायरेक्टर इन मोर देन, क्या लिखा है बच्चे, किसकी बात हो रही है, लिस्टेड, लेकिन ये भी क्या है, पुराना। पुराने डेटा के अकॉर्डिंग
एक जो डायरेक्टर है, एक डायरेक्टर है बच्चा, कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है? इन्होंने कहा लिस्टेड बोला है बच्चा, लिस्टेड, ठीक है, लिस्टेड की बात हो रही है, लेकिन ये डेटा भी 2019 का है, पुराना है। आपके लिए वैलिड क्या है? 2020 में जो अमेंडमेंट आया, जो अभी तक एप्लीकेबल है। चलिए, अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो एक डायरेक्टर मैक्सिमम कितनी लिस्टेड कंपनी में बन सकता है? 7 में, मतलब 8 वाला डेटा अपने एप्लीकेबल नहीं है। इस पे केस स्टडीज आ जाती है, दिखाऊंगी कैसे केस स्टडीज आती है, ठीक है, एग्जाम के ही क्वेश्चन पेपर में आया हुआ केस है, दिखाऊंगी, ठीक है। एक डायरेक्टर कितनी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर वाली पोजीशन होल्ड कर सकता है? 7। क्या बात समझ में आ रही है? फिर से एक बार रीड करूंगी बच्चा, यहां से रीड करूंगी, ठीक है। अ पर्सन नॉट अ डायरेक्टर इज मोर देन 8 लिस्टेड कंपनी 2019 में, और यही बोल दिया नॉट मोर देन 7 लिस्टेड कंपनी विथ इफेक्ट 2020 में ये बात हुई, ठीक है। यहां तक हमें समझ में आ गया। अ पर्सन नॉट सर्व एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मोर देन, दो कंक्लूजन आता है, एक बार डायरेक्टर है और एक बार क्या है? इंडिपेंडेंट है। एक डायरेक्टर कितनी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है? मैक्सिमम 7 लिस्टेड कंपनी में। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, वो बाकी दूसरी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाली ही सर्विस देना चाहता है, तो वो भी कितने में बन सकता है? दोनों 7 है। क्या बात समझ में आ रही है? वापस से रीड करिए, यहां तक तो समझ में आ गया था, रीड करिए। अ पर्सन नॉट सर्व, सर्व नहीं करेगा 7 से ज्यादा, मतलब कितना कर सकता है? 7। नॉट सर्व एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन मोर देन 7 लिस्टेड कंपनी। तो कंक्लूजन ये है, किसी को अगर डायरेक्टर बनना है, मैं आईटेक्स कंपनी में डायरेक्टर हूं, ऐसे और कितनी कंपनी बन सकती हूँ? 6, क्योंकि इसको मिलाकर हो जाएंगे ना बच्चा, लिस्टेड होने चाहिए, सब लिस्टेड की बात कर रही हूँ, है ना। अगर मैं इस आईटेक्स लिस्टेड कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोजीशन होल्ड कर रही हूँ, तो और मैं कितने में कर सकती हूँ बच्चा? 6, क्योंकि टोटल 7 होने चाहिए, 7 से ज्यादा मैं कर सकती नहीं। पहली बात समझ में आ गई। लेकिन समझो बच्चा, आईटेक्स कंपनी में मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, आईटेक्स कंपनी में मैं क्या हूँ बच्चा? मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर मैं क्या हूँ बच्चा? होल टाइम डायरेक्टर। समझना समझना समझना। लेकिन बाकी कंपनी में मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोजीशन में जा रही हूँ, समझना। तो क्या 7 वाली लिमिट है क्या? नहीं। अगर मैं किसी कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर हूं या फिर क्या हूं बच्चा? मैनेजिंग डायरेक्टर, तो मेरे लिए अब बाकी 6 कंपनी संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। खुद लॉजिक एक बार लगाओ बच्चा, मैं पूरा टाइम आईटेक्स को दे रही हूँ, मैं पूरा टाइम किसको दे रही हूँ? आईटेक्स को दे रही हूँ, तो क्या मैं 6 कंपनी संभाल पाऊंगी एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? नहीं। इन्होंने कहा तब थोड़ा काम कम करो। कितना काम कम कर दिया? क्या बात समझ में आ रही है? अगर मैं सारी कंपनी में इंडिपेंडेंट हूँ तो थोड़ा टाइम देना सबको, मैनेज कर लूंगी। कितना मैनेज कर लूंगी? कितना मैनेज कर लूंगी? आईटेक्स में इंडिपेंडेंट हूँ, ए कंपनी में इंडिपेंडेंट, बी सी डी ई बच्चा 1 2 3 4 5 6, इन 6 कंपनी में क्या हूं बच्चा? मैं इंडिपेंडेंट हूं। इन्होंने कहा जी कंपनी है ना, 7 कंपनी में क्या हूं? इंडिपेंडेंट, क्योंकि सब में थोड़ा टाइम देना है, तो थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना है। इंडिपेंडेंट तरीके से पार्ट टाइम ही तो हो जाता है, पूरा दिन में थोड़ा बैठा रहता है। तो 7 कंपनी मेरे लिए मैनेज करना पॉसिबल है। लेकिन भैया मैं इस ए कंपनी में पूरा दिन दे रही हूँ, इसमें मैं क्या बैठी हूँ बच्चा? मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर बैठी हूँ। तो उन्होंने कहा भैया अब आपके लिए पॉसिबल है इन 6 कंपनीज को देखना, तो आपके लिए हमने बस अलाउ किया है बी सी डी। टोटल कितनी कंपनी होगी? 4। टोटल कितनी कंपनी होगी? 4। एक कंपनी में क्या बनी हूँ? एमडी बनी हूँ, और बाकी 3 कंपनी में डायरेक्टर, मतलब मैं बाकी कंपनीज को संभालने के लिए अब एलिजिबल नहीं। खुद सोचो ना, काम का प्रेशर कितना हो जाएगा। अगर काम का प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या मैं तो बस फॉर्मेलिटी के लिए बनी हूँ? क्या मैं वैसा इनपुट दे पा रही होंगी उनको? सॉरी, वैसा आउटपुट दे पा रही होगी क्या उनको? बिल्कुल भी नहीं। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? एनी पर्सन हु इज सर्विंग एज अ होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर एनी लिस्टेड कंपनी, अगर कोई भी पर्सन है किसी कंपनी में बैठकर वो होल टाइम या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन में बैठा है, तो भाई उसके लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बाकी बस 3 कंपनी में दे पाना हो पाएगा। अब वो 7 वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं। समझ में आया? आ जाइए नेक्स्ट बच्चा, ये समझ में आ गया? मैंने आपको बताया था बच्चे बहुत सारी कमिटीज होती है, बहुत सारी कमिटीज होती है।
तो कुछ कमिटीज के नाम आप यहाँ पर सुनोगे। तो अभी मान के चलो कुछ कमिटीज होती है। अ डायरेक्टर शिल नॉट बी अ मेंबर, बच्चा मोर देन क्या लिखा है 10 कमिटीज। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चा, ये कमिटीज कितनी क्या है, आपकी बुक में भी दिखेगा कि कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कमिटीज बनती है, कुछ नहीं, डायरेक्टर की एक टीम है, उन्हीं के कुछ तीन चार लोगों की हमने क्या बना दिया, ग्रुप बना दिया, दैट वाज कमिटी। आपके सिलेबस में ये 4 कमिटी आप पढ़ोगे। सबसे पहली कमिटी क्या लिखी है बच्चा, ऑडिट कमिटी। फिर क्या है बच्चा, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन। इससे कुछ याद तो आना चाहिए। कंपनसेशन कमेटी थी, कंपनसेशन कमेटी का कॉम्पोजिशन सेम यही होगा। कहां पढ़ा था, सेबी रेगुलेशन, एम्प्लॉय शेयर बेस्ड बेनिफिट, चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 9। चलो आ जाइए। तो यहां मैं कह रही थी आएगा आगे, ठीक है। कितनी टाइप की कमेटी है बच्चा, 4 कमेटी। ऑडिट कमेटी, काम समझना, ऑडिट कमेटी का काम है पूरा का पूरा कंपनी का ऑडिट देखना। मतलब पूरे के, अगर मैं कहूंगी कंपनी में 20 डायरेक्टर के, पूरे 20 डायरेक्टर अकाउंटिंग की ऑडिट हो रही कि नहीं हो रही है देख लो, सबने काम बांट लिया भाई। ऑडिट कमेटी को बोला भाई तुम देखो पूरा ऑडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन का काम क्या होगा, नॉमिनेट करना, और फिर क्या करना बच्चा, रेम्यूनरेशन देना, नॉमिनेट करना। अब कंपनसेशन कमेटी में तो एम्प्लॉय को नॉमिनेट कर रहा था भैया, क्या क्या यहाँ क्या कह रहे कि भैया नॉमिनेट करना, कौन कौन बनेगा डायरेक्टर, कौन कौन एम्प्लॉइज रहेगा। तो एक तरीके से एचआर वाला डिपार्टमेंट हो गया, है ना। तो डायरेक्टर का ही एचआर वाला डिपार्टमेंट जस्ट लाइक का कि हम नॉमिनेट करें कौन एम्प्लॉय आएगा कि नहीं आएगा, फिर उनका पूरा काम देखना, उनको कितना क्या रेम्यूनरेशन मिलेगा। क्लियर है। तीसरी कमेटी देखो क्या है नाम, स्टेक होल्डर। ये स्टेक होल्डर्स हमारे शेयर होल्डर्स हैं। एक डायरेक्टर की टीम पूरे टाइम पर इस बात का ख्याल रखे कि भैया हमारे शेयर होल्डर के अच्छे रिलेशन बने रहे। ये अच्छे रिलेशन तब बने रहेंगे जब उनके हम पूरे ग्रीवेंस को रिजॉल्व करेंगे, उनकी पूरी बातें सुनेंगे, उनको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। तो इस कमेटी का काम यही है। नेक्स्ट कमेटी क्या बोल रही है, कंपनी को आगे भी तो बढ़ाना है, ये एनालाइज करते रहेगी क्या क्या रिस्क है, एनालिसिस करके इसको फिर खत्म करेगी ताकि कोई दिक्कत ना जाए। तो ऐसे अलग अलग काम बांटे हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही हैं सारे के सारे, कोई अलग नहीं है। ये 20 डायरेक्टर को हमने बस काम बांट दिया। क्लियर बच्चा। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इस कमेटी का कॉम्पोजिशन क्या है, इसमें चेयरपर्सन कौन है, इसकी मीटिंग, इसका कोरम, ये सब हम पढ़ेंगे, इनके रोल क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो बच्चा मैंने कमेटी आपको पहले ही समझा दी। अब इन्होंने बोला एक डायरेक्टर, अ डायरेक्टर शिल नॉट बी अ मेंबर इन मोर देन 10 कमिटी। मैंने ही बता दिया एक कंपनी में कितनी कमेटी दिखा दी, 4। बच्चा अगर मैं अगर आईटेक्स कंपनी में लिस्टेड कंपनी है, मैं इसकी चारों कमेटी का मेंबर हूं, बन सकती हूँ मेंबर। मैं ऑडिट कमेटी में भी, रेम्यूनरेशन में, सब में हूँ, 4 में हूँ। एक और कंपनी रामपुर वाली कंपनी लेते हो, उसमें भी 4 कमेटी, उसमें भी बन गई हूँ। तो कितने हो गए बच्चा, मैं 8 हो गई। इन्होंने कहा भैया एक और कंपनी में ले सकते हो, लेकिन उसकी बस 2 और, लिमिट सेट कर दी। भैया कमेटी का एक काम होता है, सब में बस घुस जाऊं क्या, काम नहीं करूं क्या, 100 में 100 कमेटी का मेंबर बन के बैठी हूं मैं। डायरेक्टर तो कितने में बन सकती हूँ, कितने में डायरेक्टरशिप का काम, 7। और भैया एक कंपनी में कमेटी इतनी सारी है तो क्या सब में कमेटी का मेंबर बन जाऊं, नहीं। इन्होंने एक मैक्सिमम लिमिट तय कर दी। उन्होंने बोला भैया आप एज अ मेंबर कितनी कमेटी में रिप्रेजेंट कर सकते हो, कितने का मेंबर बन सकते हो, 10 से ज्यादा नहीं। समझ में आया, 10 से ज्यादा नहीं। अब कमेटी का एक होता है चेयरपर्सन, मेन कैप्टन की तरह जो लीड करता है। इन्होंने कहा भैया आप चेयरपर्सन बन रहे हो तो क्या सारी कमेटी में चेयरपर्सन बन जाओगे, चेयरपर्सन का काम हैवी। अगर चेयरपर्सन का काम हैवी तो हम आपको फिर कमेटी कम कर देंगे। अगर आपको चेयरपर्सन बनना है तो भैया 5 कमेटी से ज्यादा नहीं बनना। तो एज अ मेंबर 10 में बन सकते हो, और उन कमेटी में अगर चेयरपर्सन की पोजीशन होल्ड करनी है तो उसके लिए क्या है, 5। क्योंकि वर्कलोड ज्यादा आ गया ना, कैप्टन को थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ता है, वो आराम से बैठा नहीं रहता है, उसको पूरा ओवरऑल सुपरवाइज करना होता है। क्या बात समझ में आई। तो कमिटीज होती हैं, इन कमिटीज में आप ज्वाइन कर सकते हो एज अ मेंबर 10, एज अ चेयरपर्सन 5। कॉन्सेप्ट क्लियर है। नीचे आ जाओ। इन्होंने कहा जब ये हम कमेटी की जब लिमिट कैलकुलेट करेंगे,
तो डायरेक्टर में सर्व, इन्होंने क्या बोल दिया, ऑल, क्या लिखा है, जहां ऑल बोला, पब्लिक बोला, पब्लिक लिस्टेड भी होती है और पब्लिक अनलिस्टेड भी होती है। वापस आओ, जब हम कह रहे थे आपको डायरेक्टर बनना है, आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है, तब हम लिस्टेड लिस्टेड कह रहे थे। क्या यहाँ लिस्टेड बोला? नहीं। मतलब यहाँ पे पब्लिक लिस्टेड की भी बात हो रही है और नॉन लिखी अनलिस्टेड की भी बात हो रही है। क्या ये बात समझ में आई? यही लिखा है, वेदर लिस्टेड और नॉट, स्पेसिफाई कर दिया। मतलब कमिटी जरूरी नहीं है कि लिस्टेड कंपनी की हो, अनलिस्टेड का भी हम देखेंगे और उसका मिलाकर 10 से ज्यादा 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्लियर है? चलिए, इन्होंने कहा अगर आप इन कंपनीज में हो, प्राइवेट कंपनीज में हो, प्राइवेट कंपनी तो अनलिस्टेड ही होगी, काम थोड़ा सा कम होगा। फॉरेन कंपनीज, इनके रूल्स रेगुलेशन होते हैं। इन्होंने कहा हम इन कंपनीज की बात नहीं करें। वापस, हम जब 10 और 5 की लिमिट गिनेंगे, तो इसमें हम क्या कह रहे हैं, लिस्टेड की भी बात कर रहे हैं और अनलिस्टेड, ये भी पब्लिक और ये भी पब्लिक। इनडायरेक्टली उन सबको मना कर दिया। अनलिस्टेड पब्लिक को बोला है, मतलब प्राइवेट की बात, मतलब फॉरेन कंपनी की बात नहीं कर रहे, सेक्शन 8 कंपनी की बात नहीं कर रहे। बात समझ में आ गई? मतलब यहाँ पे हमारी पब्लिक कंपनी थोड़ी बड़ी ही कंपनी होती है जिसमें ज्यादा काम होता है। हम बाकी की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्राइवेट कंपनी, फॉरेन कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी की बात नहीं करें। अलग से इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। इन्होंने कहा जब हम लिमिट डिटरमाइन करेंगे, मैंने आपको 4 कमेटी के नाम बताए, फटाफट बताए 4 कमेटी के नाम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जो कमेटी होती है वो क्या होती है? इन्होंने कहा कि भाई सारी कमेटी की कैलकुलेशन हो रही है क्या? इन्होंने कहा नहीं, हम 2 भाव दे रहे हैं 2 कमिटीज को। एक कमेटी क्या लिखा है? ऑडिट कमेटी वो कमेटी होती है जो पूरा अकाउंट का ऑडिट देख रही होती है। और ये स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी कौन सी होती है? जो एक स्टेक होल्डर के लिए रिलेशन। तो ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी 2 जो बची जिसको ये लोग हल्के में ले रहे, कौन से? वो नॉमिनेशन रेमुनरेशन। इसका काम क्या है? एम्प्लॉय को अपॉइंट करना, उनका रेमुनरेशन का ख्याल रखना। और क्या था बच्चा? रिस्क मैनेजमेंट। इन्होंने कहा ये दोनों कमिटी वो थोड़े से लाइट है कंपैरिजन टू दिस। तो जब हम लिमिट कंसीडर करेंगे, चाहे वो चेयरपर्सन की हो, ये वाली 5 वाली लिमिट हो, चाहे वो मेंबरशिप की हो, ये वाली 10 वाली हो, तो इसमें हम कौन सी कमिटी वालों को कैलकुलेट करेंगे? ऑडिट कमिटी। और इसका मतलब आईटेक्स कंपनी में 4 कमेटी थी, इन चारों कमेटी में मैं थी। ठीक है। रामपुर वाली कंपनी में 4 कमेटी थी, उसमें मैं चारों में थी। ठीक है। तो टोटल मेरे को दिखने में कितने लग रहे हैं कि मैं 8 में हूं, लेकिन उन्होंने कहा हम तो काउंट किस किस को कर रहे हैं, मतलब यहाँ 2 और यहाँ 2, तो मेरी अभी लिमिट कितनी हुई है? 4 ही हुई है कितने? 10। 6 और को ज्वाइन कर सकती है, मतलब चारों में हम काउंटिंग नहीं करेंगे। क्या ये समझ में आया? तो करो प्रैक्टिकल और बताओ, एक बार इसको रीड कर ट्राई कर। एक ए है, मिस्टर ए है, डायरेक्टर है। कहाँ डायरेक्टर है? एबीसी में। ठीक है। बार बार ये बता रहे हैं लिस्टेड। ठीक है। इन्होंने कहा मेंबरशिप और चेयरपर्सनशिप देखिए। चेयरपर्सन कहां पर है? ऑडिट कमेटी में। चेयरपर्सन का है नॉमिनेशन रेमुनरेशन। फिर क्या लिखा है? स्टेक होल्डर, ऑडिट। बच्चा मुझे बताओ किस किस को काउंट नहीं करना है? नॉमिनेशन को नहीं काउंट करना है। ठीक है। तो 2 नॉमिनेशन वालों को मैंने पहले ही कट कर दिया। ऑडिट वाले को करना है, नॉमिनेशन वाले को नहीं करना है, स्टेक होल्डर को करना है। तो बच्चा 6 है। चेयरपर्सन कितनी कमेटी में हो सकता है? अरे चेयरपर्सन कितने में हो सकता है ये बताओ? चेयरपर्सन कितने में हो सकता है? 5। मेंबर कितने में हो सकता है? 10। पूरे क्वेश्चन में लिखा है वो चेयरमैन ही है। उन्होंने बोला 6 में चेयरमैन है दिखने में, लेकिन जब हमने अंदर की डिटेलिंग देखी, अलाउड नहीं है, 4 है। तो वो ऑन लिमिट है कि नहीं? उल्टा एक और कमेटी में जाकर बन सकता है। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? ऐसे आएंगे क्वेश्चंस।
बच्चा तो टोटल चेयरपर्सन वो कितने में है, 4 में है, लेकिन लिमिट कितनी होती है, 5। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है प्लीज एडवाइस कि वो है ना एज पर रेगुलेशन है ना कंप्लायंसेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कंप्लायंसेस कर रहा है, लेकिन ऐसा दिखने में क्या लग रहा है, तो बताओ यार 6 में हो गया, गलत है भाई। लेकिन देखो किस किस को काउंट करना है, ऑडिट और स्टेक होल्डर, नॉमिनेशन और इसको नहीं। ये चेयरमैनशिप को लेकर बात हो रही थी, चेयरपर्सन मेंबर वो कितने में बन सकता है, 10 में। तो उसमें भी कैलकुलेशन का ख्याल रखना कि भैया हम नॉमिनेशन वाले और रेस्ट वाले में कैलकुलेट ना करें। अब बस एक बात याद रहनी चाहिए, इतना जो अच्छा इसने कॉन्सेप्ट पूछा यही इन्होंने बोल दिया, चेयरमैनशिप इज काउंटेड ओवरऑल लिमिट ऑफ मेंबरशिप एज वेल। ये वही है जो स्नेहा ने पूछा। अगर वो चेयरमैन है तो वो एक तरीके से कंपनी का मेंबर भी तो है, काउंट कर लेना। अब मुझे ये बताओ कितने में मेंबर है वो यहाँ पर ऊपर गिवन क्वेश्चन में, 4 में कि 6 में, 4 में कि 6 में, 4 में ही है। चाहे मेंबरशिप हो चाहे चेयरमैनशिप हो, ऑडिट कमेटी और स्टेक होल्डर ही लेंगे, बाकी की चीजें नहीं लेंगे। समझ में आया, ठीक है, ये बात याद रखना। तो ना एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था अभी जून 2022 में आया था, फटाफट इस क्वेश्चन को रीड करिए और देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं। है ना, क्वेश्चन में लिखा है वेदर ही एक्सेप्ट, क्या वो डायरेक्टरशिप एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं। तो आंसर या तो यस है या तो नो। कितने बच्चे यस बोल रहे हैं और कितने बच्चे नो बोल रहे हैं और कितने बच्चे कंफ्यूज हैं। सब सही बोल रहे हैं, टेंशन मत लो, रीड करवा रही हूँ। सात्विक क्या है बच्चा, एक कंपनी में क्या है, एमडी है, लिस्टेड कंपनी देख लेना, लिस्टेड कंपनी देख लेना, कभी कभार ट्रिकी क्या होगा, लिस्टेड कंपनी लिखा होगा। और वो क्या है बच्चा, कितनी कंपनी में, एक ई कॉमर्स की कंपनी ने उसको ऑफर कर दिया कि आओ हमारी कंपनी में भी बन जाओ। तो बच्चा वेदर ही एक्सेप्ट, तो भैया 4 हो जाएगी, क्या एक्सेप्ट कर सकता है, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट कितनी थी, साफ साफ पढ़ा था। अगर होल टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर किसी भी कंपनी में है, लिस्टेड कंपनी में, लिमिट 3 ही है, वो ऑलरेडी 3 है, तो भैया क्यों जाएगा चौथे में। अगर जाने का बहुत मन है तो किसी को छोड़े भाई, लिमिट ही 3 है, इधर जाना है तो किसी को खत्म करे जिसमें उसको लग रहा है कम पे मिल रहा है भाई, ठीक है। 3 से ज्यादा करने का नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऐसी चीजें पूछी जाती है इतने बड़े चैप्टर में से, भैया 5 मार्क्स का दे दिया जाता है, दैट्स इट, वेरी गुड, ठीक है। लिस्टेड ना लिखा हो तो जा सकता है, तो ये ध्यान रखना एक एक बात, ये है इंपॉर्टेंट। इस तरीके के क्वेश्चन एसएलसी में क्लियर है बच्चा। अजय, एक अमेंडमेंट आया है बच्चा, अभी दिसंबर अटेम्प्ट वाले ही बच्चों के लिए आया था अमेंडमेंट, तो आप ये तो ऑलरेडी मॉड्यूल में एड ऑन हो गई, ध्यान देना। लिस्टेड एंटिटी कभी भी क्या करेगी बच्चा, अपॉइंट करेगी, तो इंश्योर करवा ले किससे, शेयर होल्डर से अप्रूवल, ठीक है। करा क्या है कंपनी ने, अपॉइंट किया है पर्सन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में किसी पर्सन को अपॉइंट किया, मतलब डायरेक्टर अपॉइंट किया है ना, किसी भी डायरेक्टर को अगर अपॉइंट किया, किसने बच्चा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कहाँ किया होगा, बोर्ड मीटिंग में। एक बोर्ड मीटिंग होती है, तुरंत में हमें डायरेक्टर की जरूरत पड़ती है, तो तुरंत बोर्ड मीटिंग बुलाई और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कर लिया। क्या ये बात समझ में आई, एक डायरेक्टर को, या फिर किसको अपॉइंट किया, मैनेजर को। कंपनी के डायरेक्टर्स को नीड हुई, तुरंत बोर्ड मीटिंग बुलाई, क्योंकि बोर्ड मीटिंग तो जल्दी जल्दी कभी भी मंगवा सकते हैं, है ना, जनरल मीटिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। इन्होंने कहा तुरंत डायरेक्टर किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन ध्यान देना कि ये अप्रूवल किससे भी ले लो, शेयर होल्डर से भी। बस बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर को अपॉइंट करने से काम चलेगा नहीं, तुरंत में जरूरत थी, अपॉइंट कर लिया, अच्छी बात, ठीक है। अब इन्होंने कहा जो भी आपकी नेक्स्ट जनरल मीटिंग लिखा है, एजीएम तो साल में एक ही बार होती है ना, बाकी सब क्या होती है, जनरल मीटिंग, है ना, एक्स्ट्रा। इसके बाद आपकी इस बोर्ड मीटिंग के बाद जो भी आपकी नेक्स्ट जनरल मीटिंग होगी, उसमें मेंबर के सामने ये बात रख देना कि हमारी कुछ दिन पहले बोर्ड मीटिंग हुई थी, उसमें हमने डायरेक्टर को अपॉइंट किया था, प्लीज आप भी अप्रूवल दे दीजिए। और विद इन अ टाइम पीरियड इज 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। अगर कोई मीटिंग होने वाली है तो रुक जाइए,
लेकिन उन्होंने साफ साफ बोल दिया बहुत ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए जनरल मीटिंग को। कब हो जानी चाहिए? 3 महीने के अंदर, विच एवर इज अर्लियर। मान लो बच्चा अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में बोर्ड मीटिंग करवाई, फर्स्ट दिसंबर को हमने बोर्ड मीटिंग करवाई 2022 में। इन्होंने कहा कि भैया आपकी जनरल मीटिंग होने वाली है तो कर लीजिए। हमने कहा अभी जनवरी में ही होने वाली है। हमारी कब होने वाली है बच्चा? जनवरी 2023 में होने वाली है। तो ठीक है, अब जब ये जनरल मीटिंग होगी इसमें बता देना कि हमने फर्स्ट दिसंबर को एक डायरेक्टर को अपॉइंट किया था, तो जनवरी को हमने शेयर होल्डर के सामने भी ये बात रख दी, उन्होंने अप्रूवल दे दी। अगर उन्होंने नाम बोल दिया तो निकाल देंगे भाई, उनकी सहमति सबसे ऊपर होती है, ठीक है। नाम बोल दे तो निकाल दे, लेकिन उनकी अप्रूवल चाहिए। हाँ बस फॉर्मेलिटी के लिए करवा दो, हाँ बोल देंगे, ठीक है। या फिर आपकी जनरल मीटिंग कोई हो ही नहीं रही है, तो अब आपके सर पर मजबूरी आ गई है कि आपको अब 3 महीने के अंदर क्या करवाना पड़ेगा? जनरल मीटिंग करवानी ही पड़ेगी। मतलब दिसंबर हो गया पूरा, जनवरी हो गया और फरवरी तक मीटिंग करा, विच एवर इज अर्लियर। पहले अगर कोई हो रही है तो बढ़िया, नेक्स्ट जो भी पहली होगी, अगर नहीं हो रही है तो 3 महीने के अंदर फिर करवाइए और शेयर से अप्रूवल दिलवाइए। क्या बात समझ में आई? ये एक्चुअल में अमेंडमेंट आया था, ठीक है, अमेंडमेंट आया था। हाँ वर्चुअली भी होती है, लेकिन सब वर्चुअली नहीं आते, फिजिकल और एक सुविधा दे दी जाती है, ऑनलाइन वाली सुविधा। जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग बैठे हो ना, मैं फिजिकल पढ़ा रही हूँ, जूम मीटिंग के थ्रू हमने एक ऑनलाइन दे दी, तो साइड में पैरेलली चलेगी। फिजिकल तो होती चाहिए, हाँ, क्योंकि फिर नाटक ना हो जाए, क्योंकि गलत हो सकता है फिर, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आई, ये पॉइंट इसी से कनेक्टेड है। अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन, अगर आप ऐसे बंदे को अपॉइंट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग वही मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या फिर मैनेजर, जो पहले क्या किया गया था, इससे पहले आपने इस बंदे को रखा था शेयर होल्डर के सामने और शेयर होल्डर ने क्या कर दिया था, अब आप उसी बंदे को वापस से अपॉइंट करने का सोच रहे हो या फिर रीअपॉइंट करने का, तो इन्होंने बोल दिया शेल बी डन ओनली विद दी, भैया अब इनका अपॉइंटमेंट तो शेयर होल्डर के ही अप्रूवल से होगा। आप ऐसे बंदे को आप नहीं कर सकते बोर्ड मीटिंग में। पहला वाला पॉइंट बोल रहा था, पहले आपने बोर्ड मीटिंग में कर लिया, अब मेंबर के सामने अप्रूवल दिलवा दो, जो भी नेक्स्ट जनरल मीटिंग होगी ये 3 महीने के अंदर, उससे ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन भैया अब आप एक ऐसे बंदे को अपॉइंट करने जा रहे हो जिससे शेयर होल्डर ने पहले कभी रिजेक्ट कर दिया था, उसके गलत काम हो गए, पसंद नहीं होगा, उसकी क्वालिफिकेशन जो भी पहले रखा था शेयर होल्डर के सामने मना कर दिया, अब आप उसको दोबारा से रखने का सोच रहे हो, तो भैया शेयर होल्डर की तो पहले अप्रूवल चाहिए। इन्होंने यहाँ पे बोल दिया है कि आपको एनेक्स करना पड़ेगा नोटिस टू बी शेयर होल्डर, मतलब एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा नोटिस के साथ, उसमें लिखा होगा नोटिस टू बी कंसिडर, हम अपॉइंट कर रहे हैं एक ऐसे बंदे को जिसको आप पहले रिजेक्ट कर चुके थे। ये पूरी बातें आप डिटेल में एक्सप्लेन करिए और जस्टिफाई करिए। बच्चा अपॉइंट करने का काम एक कमिटी का होता है, नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन कमिटी। इस कमिटी की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी एक्सप्लेन करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करेगी कि क्यों इस बंदे को वापस से आप अपॉइंट और रीअपॉइंट करने का सोच रहे हो। कुछ नहीं, नोटिस में भरकर लिख कर दे देना है एक्सप्लेनेशन, ताकि वो मीटिंग में आके या तो हाँ बोले या तो ना बोले। सारी बातें पहले ही घर पे पहुंचा दी जाती है, ताकि उसको अगर लगे इंपॉर्टेंट मैटर है वो मीटिंग में आकर डिस्कस करे। क्लियर है? पहली 2 बातें, पहली बात क्या थी, किसको भी अपॉइंट कर रहे हो कर लो, बस उनकी अप्रूवल बाद में ले लेना। इन्होंने कहा अगर ऐसे रिजेक्टेड बंदे को कर रहे हो तो शेयर होल्डर ही पहले ही शेयर होल्डर से अप्रूवल लेंगे, कोई 3 महीने ये सब नहीं हम कह रहे, ठीक है। और उनको पहले ही घर पे नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एनेक्स करके दे दो कि भैया क्यों आप इनको करने का सोच रहे हो। दैट्स इट, सिंपल है। चलो मार्क कर लेंगे बच्चा कमिटीज के नाम बता चुकी थी, ऑडिट, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन, स्टेक होल्डर, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। ये 4 कमिटी के नाम अगर अब आपने नोट्स में देखोगे, मॉड्यूल में देखोगे तो सारी कमिटीज को एक्सप्लेन किया गया है। सीधे से सबसे एंड में जाऊंगी और बच्चा मैं रोल बताऊंगी। ऑडिट कमिटी का मैंने आपको मेन काम क्या बताया, ऑडिट का पूरा काम अच्छे से करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है, ठीक है। नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी का काम क्या बताया, किसको अपॉइंट करना है, देन उनका रेम्यूनरेशन डिसाइड करना, टाइमली रेम्यूनरेशन मिल जाना, ये सारा काम इनका है। स्टेक होल्डर से रिलेशन मेंटेन करना इनका है, सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी, सारे जितने भी इन्वेस्टर्स के ग्रीवेंस है उनको रिड्रेस करवाना, ये सारी इनका ही है, क्योंकि सारे डायरेक्टर्स सारा काम थोड़ी ना करेंगे, काम हमने डिवाइड करके रखा है। रिस्क मैनेजमेंट कमिटी का काम क्या है, रिस्क को असेस करना, ठीक है, और उसे फिर खत्म करना।
इन्होंने कहा भैया देखो जी रोल है इसका, किसका, ऑडिट कमिटी का, वो शेड्यूल 2 के कहाँ बता के रखा है, सी में, 2 के डी में बता के रखा है, 2 के पार्ट डी में, मतलब इसमें डी में दोनों का बता के रखा है, और ये भी डी में, मतलब ऑडिट कमिटी का ही सी में बता के रखा है, डी 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 में, मतलब थोड़ा थोड़ा बता दिया। डिटेल में बताया क्या काम नहीं, लेकिन आपको एक आइडिया लग गया काम क्या है, ओवरव्यू हो गया। चलिए, इन्होंने कहा ऑडिट कमिटी के, चलो कॉम्पोजिशन की पहले बात करें, ठीक है। अब बच्चा द कमिटी में कॉम्पोजिशन मतलब कितने लोग होने चाहिए और उसका क्या क्या कॉम्बिनेशन हो चाहिए, ठीक। हमने जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नॉर्मल लिस्टेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था, एग्जीक्यूटिव भी होने चाहिए और नॉन एग्जीक्यूटिव, जिसमें हम नॉन एग्जीक्यूटिव कितने चाहते हैं, 50%, और हम क्या चाहते हैं, एक विमेन डायरेक्टर, ये सारी चीजें पढ़ी थी ना। चलो, तो उन्होंने कहा अब पूरे डायरेक्टर में से ऑडिट कमिटी एक ग्रुप ऑफ मेंबर ऑफ डायरेक्टर्स ही होते हैं, तो कमिटी में एटलीस्ट कितने डायरेक्टर बैठेंगे, 3 एटलीस्ट मिनिमम। तो हमने कहा कि भैया इसमें 3 लोगों की टीम होगी मिनिमम, ज्यादा की टीम बढ़ानी बढ़ा दो, जितनी कंपनी बड़ी उतना काम ज्यादा, आपको और ज्यादा बढ़ाना है बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ ऑडिट कमिटी शेल बी क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। आपको भैया क्या करना है, 2/3 लोग को क्या बनाना है, इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल 3 लोग हैं, 3 डायरेक्टर है, हमने 3 लोगों की टीम बनाई, इसका 2/3 निकालिए और बताइए कितना होगा, मतलब 3 डायरेक्टर में से एक एग्जीक्यूटिव भी होगा, बाकी 2 क्या होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हम ज्यादा लोग किसके बैठा रहे हैं, इंडिपेंडेंट के, ताकि ऑडिट कमिटी अकाउंट से झोल ना करे, समझ में आ रहा है। मिनिमम कितने लोग, 3, मैक्सिमम जितने बैठाने बैठाओ काम के हिसाब से। उसमें भी भैया हमने क्या बोल दिया, 2/3 लोग कितने होंगे, इंडिपेंडेंट। इनके लिस्टेड कंपनी के पास क्या है, सुपीरियर वोटिंग राइट, मतलब ये जो एक डायरेक्टर बैठा है इसके पास क्या बचा, सुपीरियर वोटिंग राइट। तो उन्होंने कहा भैया सुनो, अब हमें क्या चाहिए, ओनली दी, सारे के सारे तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, फिर ये नहीं बैठेगा यहाँ, सबके सब इंडिपेंडेंट। क्यों बच्चा, क्योंकि सुपीरियर वोटिंग राइट है, दैट मींस अपनी चलाएगा। इनकी कमिटी की भी मीटिंग होती है बच्चा, कमिटी की भी मीटिंग होगी, ये लोग भी ऑडिट को लेकर, अकाउंट्स को लेकर डिस्कशन करेंगे, तो भैया सुपीरियर वोटिंग राइट वाला तो हमेशा जीत जाएगा, ये 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहकर भी कुछ ना कर पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोल दिया, इस केस में तो उसको हटाओ, तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। चलिए बच्चा, पॉइंट वाइज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट 3 लोग होना चाहिए, दूसरा पॉइंट 2/3 इंडिपेंडेंट, तीसरा पॉइंट अगर सुपीरियर वोटिंग राइट है तो सारे के सारे ओनली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठेंगे। 4th पॉइंट जनरल क्वालिफिकेशन बता रहा है कि जितने भी मेंबर्स कमिटी में बैठेंगे, क्योंकि ऑडिट से रिलेटेड काम है तो उनको नॉलेज होना चाहिए, फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए, एटलीस्ट एक जो बंदा होगा इसमें अकाउंट और फाइनेंस में क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। दैट मींस सिंपल बातें बोल रखी है, फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए, तभी तो ऑडिट कमिटी में बैठेगा। फाइनेंस का ए नहीं आता है और ऑडिट कमिटी में बैठ के अकाउंट देख रहा है, मतलब आप कॉमर्स के लोग हो, फाइनेंस का नॉलेज है, लेकिन क्या हाई लेवल नॉलेज है क्या, नहीं, एक्सपर्टाइज तक होना चाहिए। मतलब यहाँ पे फिर कौन आ जाएगा, बच्चे जो एमबीए करते हैं ना, अरे सीए कहाँ गए यहाँ पर, है ना, वो तो ऑडिट करने वाले लोग हैं ना। मैं कह रही हूँ सीए भी बन सकता है, लेकिन क्या अकाउंट्स का नॉलेज बस सीए को ही होता है क्या बच्चा, सीएफओ क्या होते हैं, फाइनेंस ऑफिसर भी होते हैं, तो ये क्या सीए होते हैं। उन्होंने आईसीएआई से क्या सीए की क्वालिफिकेशन ले रखी है, बच्चा फाइनेंस लेके एमबीए से भी पढ़ते हैं, यहाँ पे इतनी इज्जत नहीं है, लेकिन अच्छे कॉलेजेस से अगर फाइनेंस करोगे तो है। और बच्चा और भी होते हैं जो अकाउंट्स को लेके अच्छी डिग्रियां लेते हैं, क्या ये बात समझ में आ रही है। बस एक सीए इकलौता कोर्स नहीं है अकाउंट्स को लेकर, और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन हाँ उसका दबदबा ज्यादा है, उसका दबदबा ज्यादा है, उसके एक्चुअल में नॉलेज ज्यादा है, लेकिन हाँ फाइनेंस को लेकर और भी बहुत सारी चीजें होती है। उन्होंने कहा अगर वहां का भी नॉलेज है, मतलब एमबीए भी अगर फाइनेंस कर रखा है डायरेक्टर ने, तो अच्छा खासा नॉलेज है, बैठ सकता है। सीए भी हो सकता है, सीए को लेकर मना नहीं कर रही हो, लेकिन वो एज अ सीए रिप्रेजेंट कर रहा होगा क्या, नहीं, एज अ डायरेक्टर होगा, वो सीए नहीं फिर माना जाएगा, क्योंकि सीए तो ऑलरेडी जॉब करने वाला एक है, ऑडिट कमिटी है, ये प्रैक्टिस सीए भी तो आके चेक करेगा। सीए भी हो सकता है और जिसको भी फाइनेंस का नॉलेज अदर देन सीए भी, ये मैं कहना चाहती, समझ में आया। चलिए, ये तो ऑडिट कमिटी थी, इसलिए फाइनेंस को लेकर उन्होंने थोड़ा सा जोर दिया।
नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चा, नॉमिनेशन। इन्होंने बोला भैया ये भी 3 लोग की टीम होनी चाहिए, मिनिमम, मैक्सिमम बढ़ाना बढ़ा दो। काम क्या रहेगा इनका, एम्प्लॉयज को नॉमिनेट करना, अपॉइंट करना और रेम्यूनरेशन। ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, इन्होंने बोला भैया नॉन एग्जीक्यूटिव, इन्होंने बोल दिया भाई सारे के सारे क्या होंगे बच्चा, नॉन एग्जीक्यूटिव, ताकि फेयर एम्प्लॉय को अपॉइंट कर सके जो एलिजिबल है। वो जो जैक सोर्स होते हैं ना, है ना, कि भैया ढोर है तब भी हमने क्या कर लिया, अपॉइंट कर लिया, तो भैया सही लोग अपॉइंट हो जाए और उनका रेम्यूनरेशन भी सही हो। नहीं तो भैया जिसको कम देना चाहिए उसे ज्यादा दे रही है, सब भी नाम। एटलीस्ट इसमें क्या बोल दिया, 50% क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव। नॉन एग्जीक्यूटिव एक तरीके से पार्ट टाइम हो गए, लेकिन इसमें आधे क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मैंने आपको बताया था नॉन एग्जीक्यूटिव डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला भैया हम 50% इंडिपेंडेंट वाले चाहते हैं। अगर किसी के पास क्या है, फिर हम क्या चाहते बच्चा, 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बढ़ जाएंगे। ऊपर क्या था बच्चा, सॉरी ऊपर क्या था, हाफ था, हाफ था, और यहाँ पे क्या बोल दिया बच्चा, 2/3, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या बोल दिया, स्टेक होल्डर। काम समझ में आ रहा है नाम से, रिलेशनशिप मेंटेन करना, एटलीस्ट कितने, 3। नोटिस करो सब में 3 ही है, सब में बोला मिनिमम 3, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज्यादा कर सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। ठीक है, इस कमिटी में स्टेक होल्डर में एटलीस्ट कितने, काम क्या है स्टेक होल्डर, तो भैया ठीक है एक, क्योंकि अंदर का बंदा भी चाहेगा कि हम रिलेशन तो अच्छे से मेंटेन करके रखें, तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से काम चल जाएगा। लेकिन अगर हमें लगा सुपीरियर वोटिंग राइट है, बढ़ जाएगा, हमेशा याद रखना। रिस्क मैनेजमेंट एनालिसिस करना है, मिनिमम कितने, उसमें एक क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। सुपीरियर है तो बात समझ में आ रही है, तो ये कॉम्पोजिशन है सिंपल। ठीक है, अब अगर कॉम्पोजिशन बता दिया तो सबके आप क्या बताएंगे, चेयरपर्सन अगर है, इन्होंने कहा चेयरपर्सन शेल भी क्या होना चाहिए, ऑडिट कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलो इन चारों में तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑडिट है। क्यों है समझ में, पूरा अकाउंट का हिसाब किताब, भाई इतना बड़ा बिजनेस किस पे बेस्ड बचा, अकाउंट के हिसाब किताब में, वही पूरा प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता है। इन्होंने कहा भैया चेयरपर्सन तो हमें क्या चाहिए इस कमेटी का, इंडिपेंडेंट। ठीक है, चेयरपर्सन हमेशा प्रेजेंट होगा, कहाँ, नॉर्मल जनरल मीटिंग की बात नहीं हो रही है, एजीएम में, एजीएम में प्रेजेंट होगा, क्योंकि उसी ने ये पूरा ऑडिट करवाया है, और ऑडिट रिपोर्ट हम देते थे शेयर होल्डर को, एजीएम में प्रेजेंट करते थे, तो ये बंदा भी वहां खड़ा होगा और शेयर होल्डर जो जो क्वेरीज पूछेंगे उसको वो क्या करेगा, आंसर करेगा। अगर उन्हें कुछ डाउट है, घर पे हमने सब सेंड कर दिया है, पढ़कर आएगा, क्वेश्चन पूछेगा, तो ये खड़ा रहेगा, ऑडिट कमेटी का ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर खड़ा रहेगा, वो उसको जवाब देगा। लेकिन अगर वो जवाब देने में दिक्कत है तो बच्चा ये भी खड़े रहते हैं, टेंशन लो। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा भैया उसको नॉलेज होना चाहिए, डायरेक्टर को नॉलेज होना चाहिए, यही क्वालिफिकेशन पढ़ा ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन में तो ऐसा कुछ नहीं बोला बहुत ज्यादा, लेकिन उन्होंने बोल दिया चेयरपर्सन शेल बी इंडिपेंडेंट। इन शॉर्ट वापस देखो, ऑडिट कमेटी में कौन है, इंडिपेंडेंट, यहाँ पे भी कौन है, इंडिपेंडेंट। ये ग्रीन कलर का जो हाईलाइट है इसको थोड़ी देर से पढ़ाऊंगी। चेयरपर्सन में बी प्रेजेंट, यहाँ क्या लिखा है बच्चा, शेल, एजीएम में तो भैया खड़ा ही रहना है तुमको, अकाउंट्स को लेकर बातें होंगी। इन्होंने बोला भैया में एजीएम में। ठीक है, पहला पॉइंट सेम है, दूसरे में शेल और में का डिफरेंस है। स्टेक होल्डर में क्या बोल दिया, नॉन एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट की बात नहीं करे, नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम वाला चलेगा। चेयरपर्सन क्या लिखा है, शेल, स्टेक होल्डर आए शेयर होल्डर है, उनसे तो रिलेशनशिप बनाने का सही मौका है, तो आपको तो शेल प्रेजेंट, शेल बी प्रेजेंट, क्लियर है। नेक्स्ट, चेयरपर्सन ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट, द मेंबर ऑफ द बोर्ड, क्या लिखा है बच्चा, डायरेक्टर, रीड करो। चेयरपर्सन ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, चेयरपर्सन इसका बच्चा रिस्क मैनेजमेंट जो कमिटी है, शेल बी अ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसको बोल दो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहीं तो बंदा चेयरपर्सन होता है, ये बात समझ में आ रही है। वापस
चेयरपर्सन जो होगा वो एक तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर है, मतलब एक जो डायरेक्टर है वो चेयरपर्सन बन जाएगा। क्या इसको लेके कुछ उन्होंने बताया कि एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव, मतलब एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर है, एग्जीक्यूटिव बोल सकता है बच्चा, नॉन एग्जीक्यूटिव, ऐसे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी। एग्जीक्यूटिव भी बन सकता है और नॉन एग्जीक्यूटिव। अगर मैं चेयरपर्सन ऑडिट कमेटी की बात करूं तो वो इंडिपेंडेंट है, इसकी बात करूं तो इंडिपेंडेंट, इसकी बात करूं तो नॉन एग्जीक्यूटिव। इसको क्या बोला, जो बनाना है बना दो। क्या बात समझ में आ रही है? बस वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में टीम में होना चाहिए, मतलब एग्जीक्यूटिव हो, नॉन एग्जीक्यूटिव हो, इंडिपेंडेंट, जिसको बनाना है बना दो। सिंपल लैंग्वेज में ये है। और कोई अगर सीनियर एग्जीक्यूटिव है जो पूरा एग्जीक्यूशन का काम करता है, आप उसे भी बना सकते हो यार। मतलब रिस्क मैनेजमेंट में हम कह रहे कि आपको जिसको बनाना है बनाओ, क्योंकि रिस्क को मैनेज करने वाला वही होगा जो कंपनी के अंदर की गहराई को समझता है, कोई भी सीनियर बंदा। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए, तो बच्चा पूरा कंप्लीट हो गया, बस एक चीज छोड़कर चलो रीड करेंगे। नॉमिनेशन रेम्युनरेशन बोलता है भैया शेल बी इंडिपेंडेंट और मे प्रेजेंट एजीएम, ये समझ में आ गया। प्रोवाइडेड दैट चेयरपर्सन, अब बच्चा एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। अभी हम जो चेयरपर्सन पढ़ रहे हैं किसके पढ़ रहे हैं बच्चा? कमिटीज के, अलग अलग कमिटीज के चेयरपर्सन। तो यहाँ पे किसकी? नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी का एक चेयरपर्सन। चेयरपर्सन दो टाइप के, एक होता है कंपनी का चेयरपर्सन। भैया मुकेश अंबानी क्या है? कंपनी का चेयरपर्सन है। और यहाँ किसकी बात हो रही है? कमिटी की, मतलब एक पूरी कंपनी का कैप्टन या फिर एक कमिटी का कैप्टन ना। क्या बात समझ में आ रही? पक्का? चलिए, तो यहाँ पे उन्होंने बोला प्रोवाइडेड दैट चेयरपर्सन ऑफ लिस्टेड एंटिटी, मतलब हम उस चेयरपर्सन की बात करें जो पूरा कंपनी का है। कंपनी का जो चेयरपर्सन है मे बी अपॉइंट मेंबर ऑफ कमिटी। मुकेश अंबानी पूरी जियो कंपनी का क्या बच्चा? अब तो उसने अपने बेटे को शिफ्ट कर दिया था, है ना, बीच में न्यूज आई थी, ठीक है। मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी का क्या बच्चा? चेयरपर्सन है। वो चाहे तो मैं उसे क्या बना दो बच्चा? कमिटी का मेंबर। चेयरपर्सन नहीं बोला है, चाहो तो क्या बना दो? मेंबर, नॉट चेयर। ध्यान रखना उसे चेयर ना बनाए। कंपनी का भी चेयर है, कमिटी का भी चेयर है, अपनी अपनी चलाएगा भाई। तो प्लीज नॉमिनेशन रेम्युनरेशन जो कमिटी है इसमें साफ साफ बोल दिया भैया आपका इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना कंपनी का चेयरपर्सन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बच्चा कमिटी का चेयरपर्सन, लेकिन क्या मेंबर हो सकता है? हाँ, और वो प्रेजेंट है एजे में। अब बताओ समझ में आया? नेक्स्ट क्या लिखा है? अब एक बात कान खोलकर सुनना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाम तो सुना ही होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 2 3 4 अकाउंट से पढ़ रहे होंगे। ये स्टैंडर्ड किसने दिए होंगे? तुम्हें क्या लगता है ये इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड देगा और हमारा इंस्टीट्यूट पीछे रह जाएगा क्या? नहीं, हमारा एक इंस्टीट्यूट है, बोलो क्या नाम है? इसने बोला हम भी स्टैंडर्ड देंगे। हमारे स्टैंडर्ड का नाम क्या होगा? सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। यहाँ आप एएस पढ़ते हो, यहाँ एसएस पढ़ेंगे, क्योंकि क्या है? सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड है, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। SS1, SS2, SS3, SS4, ऐसे 4 स्टैंडर्ड दे रखे हैं आपके सिलेबस में। 2 दिखते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है। फाइनल में जाकर बहुत डिटेल में पढ़ते रहोगे। अब ये होता क्या है? सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड नंबर 1 और 2 कुछ नहीं, ये बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग के रूल्स रेगुलेशन बता रहे। किसके बच्चा? बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग। इन्होंने कहा SS2 क्या बोलता है, मतलब इंस्टीट्यूट ने जो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 2 बनाया वो क्या बोलता है? ये प्रिस्क्राइब करता है जो चेयरपर्सन है, किसका चेयरपर्सन है? ऑडिट कमेटी का, या फिर रेम्यूनरेशन कमेटी, या फिर स्टेक होल्डर, या फिर एनी अदर मेंबर ऑफ एनी सच कमिटी, ठीक है। उन्होंने कहा भैया कोई भी हो, चेयरमैन हो या फिर अदर मेंबर हो, ठीक है। ऑडिट बोला, नॉमिनेशन बोला, स्टेक होल्डर बोला, किसको नहीं बोला भाई? रिस्क को छोड़ दिया। इन्होंने कहा कि ये सेकंड स्टैंडर्ड 3 कमेटी के चेयरपर्सन और मेंबर दोनों की बात कर रहा है। मीटिंग में नहीं आ पा रहे तो भैया बिजी हैं, सबके अपने पर्सनल काम हो सकते हैं। इन्होंने कहा ऑथराइज्ड बाय द चेयरपर्सन ऑफ द रिस्पेक्टिव कमिटी टू अटेंड इन हिज बिहाफ। बच्चों
मैं चेयरपर्सन और मीटिंग में नहीं आ पा रही, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, घर पे कुछ इमरजेंसीज हो सकती है, या कुछ भी बिजनेस का कुछ हो सकता है काम, जिस कारण से मैं बाहर हूं, तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं जनरल मीटिंग को अटेंड करने के लिए। इट इज जस्ट लाइक आप सीएसओ, ठीक है, मेंबर है, प्रॉफिट भेजता है ना। आप किसी कंपनी में एज अ सीएस ऑडिट करने जा रहे हो, आपको भी मीटिंग में प्रेजेंट होना, तो आपने अपने ब्याह में अपने किसी दूसरे है ना जूनियर को भेज दिया या फिर आर्टिकल को भेज दिया जिसको नॉलेज है ना। क्यों बोलेगा बंदे को क्या नॉलेज होगा ऑडिट का, कुछ नॉलेज नहीं होगा। तुम एक सीएस हो तो तुम अपने ही नॉलेजेबल अपनी फील्ड वाले लोगों को भेजोगे, मतलब जिसको आप ऑथराइज, किसी को भी ऑथराइज करते हैं, लेकिन वो ऑथराइज वही होना चाहिए जो थोड़ा सेंसिबल हो, नॉलेजेबल हो, ठीक है। तो इन्होंने कहा भैया आप चेयरपर्सन हो, आपको मीटिंग में आना था, आपको जनरल मीटिंग में प्रेजेंट होना था, अगर आप नहीं आ पा रहे हो किसी कारणवश तो आप ऑथराइजेशन दे सकते हो, ऑथराइज बाय द चेयरमैन ऑफ द रिस्पेक्टिव जो भी कमिटी का है, कि अटेंड कर ले उसके बिहाफ में, हिज बिहाफ जो भी है, बस एक ऑथराइजेशन लेटर होगा जिसमें साइन होगा चेयरपर्सन का। क्लियर है, सिंपल बात, छोटी सी बात उन्होंने बीच में डाल दी। छोटी छोटी बातें ऐसे सेक्रेटरी स्टैंडर्ड की आती रहेंगी, लेकिन पूरा जो ब्रीफ में आप पढ़ते हो बच्चा, वो फाइनल में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, पूरा चैप्टर है खतरनाक वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चा, मीटिंग। इन कमिटी की मीटिंग्स नहीं होगी क्या, पूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है साल में कितने बार, कितने से ज्यादा का गैप नहीं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। इन्होंने कहा भैया आप चलो मीटिंग भी कराते हैं इन कमिटी की, ऑडिट कमिटी की मीटिंग भी क्या बोल दी, मिनिमम गैप क्या लिखा है, कुछ अलग है क्या। इन्होंने कहा भैया ऑडिट कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए उनकी ज्यादा, बाकी सबको बोल दिया कम। नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन साल भर में एक बार मिल लो भाई, आपको ज्यादा मिलना मिल लो, लेकिन हम एक बार का बस रिकमेंड करते हैं। और फिर क्या बोला, स्टेक होल्डर तुम भी यार एक बार, ट्वाइस बोल दिया इन अ ईयर, मतलब क्योंकि भैया तुम थोड़ा रिस्क एनालिसिस करोगे, और आपका गैप भी हमने बोल दिया 180, ठीक है, 180 बोले तो 6 महीने अप्रॉक्स, ठीक है, क्योंकि ईयरली बोला है ना, तो 6-6 महीने में एक एक मीटिंग तो हो जानी चाहिए। कोरम क्या होता है, जितने मेंबर, कितने मिनिमम मेंबर प्रेजेंट है तो मीटिंग कंटिन्यू होगी। हमने टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी को लेकर पढ़ा था, 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ whichever is higher, at least टॉप 2000 को लेकर था पक्का। यहाँ कमिटीज है, यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, जो भी इतना मोटा पैराग्राफ में लिखा है, क्या लिखा है मैंने देखो, 2 या फिर 1/3 किसका, टोटल स्ट्रेंथ का, विच एवर इज हायर। वहां क्या था, 3 और 1/3, पूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात हुई। और इसमें क्या बोल दिया, 2 इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये ऑडिट कमिटी है। ऑडिट कमिटी में तो हमने बोला था ना सुपीरियर होगा, तो हमको तो सारे के सारे इंडिपेंडेंट चाहिए, क्लियर है। दूसरी कमिटी का नाम क्या है, सेम 2 और 3, विच एवर इज हायर। दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑडिट कमिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस, 2 इंडिपेंडेंट और यहाँ पर 1 इंडिपेंडेंट, बस ये डिफरेंस है। बस मैंने शॉर्ट में यहाँ लिख दिया, वो पूरा रीड करेंगे तो वही है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, स्टेक होल्डर को बोल दिया भाई सुन, तेरे लिए कोई टेंशन की बात ही नहीं है, साल में एक ही बार मिलना है, कोई लिमिट तुम्हारे लिए ऐसी कोई नहीं है, तो टेंशन मत लो। आपके लिए अगर टेंशन नहीं है तो भैया मीटिंग होना, मतलब मीटिंग तो हो रही है ना साल में एक बार, तो 2 भी आएंगे तो भी चल जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट को बोला भाई तेरे लिए भी ज्यादा टेंशन नहीं है, 2 या फिर 1/3 का, whichever is higher। इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की हमें कोई टेंशन नहीं। सबसे ज्यादा टेंशन जो होती है वो ऑडिट कमेटी की है, वही सबसे बड़ा है ना, जोरदार होता है। क्लियर है बच्चा, बस एक बार रीड करा दूं और, है ना। यहाँ पर गैप की बात कर रखी बच्चा 180। अभी SS1 फिर से आ गया। SS1 क्या बोलता है, प्रिस्क्राइब अनलेस दिस स्टिपुलेटेड इन द एक्ट, अनलेस एक्ट में लिखा ना हो या फिर आर्टिकल, कंपनी के खुद के आर्टिकल में। द quorum for the meeting any committee constituted by the shall be specified by the board। साफ साफ सुन लो, कोरम में वही कोरम लेना जो एक्ट बोलता है। एक्ट बोले तो कंपनीज एक्ट, जो आपके खुद के आर्टिकल बोलते। क्या बात समझ में आ रही है,
पहले बताओ, ये बात समझ में आई? कोरम वही डिसाइड होगा जो एक्ट बोलता है, जो आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। और एनी अदर लॉ में जो भी कहीं भी प्रिस्क्राइब्ड हो, ठीक है। जैसे सेबी के रेगुलेशन ही प्रिस्क्राइब्ड है ना। अभी हम टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी को हम बोल रहे हैं जो कोरम है, तो वो कौन बोल रहा है? सेबी के रेगुलेशन, एनी अदर लॉ। तो ये तीन चीजें, एक्ट में जो लिखा है वो फॉलो करो, आर्टिकल में जो लिखा है वो फॉलो करो, या सेबी के रेगुलेशन में, वो ही डिसाइड होगा, ठीक है। अनलेस इसमें लिखा ना हो, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या ये बात समझ में आ रही है? वापस एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे पहले क्या लिखा है? अनलेस इसमें लिखा ना हो, अदरवाइज क्या कर लो खुद। यहाँ लिखा है तो फॉलो करो ना, और नहीं लिखा है तो आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, तो कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इन कमिटी के फोरम्स को खुद से डिसाइड कर लो। ये कौन बोलता है? SS1 बोलता है। हमारा इंस्टीट्यूट ने जो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बनाया है वो बोलता है। नो सच कोरम इज स्पेसिफाइड, बच्चा, नो सच कोरम इज स्पेसिफाइड एज स्टेटेड अबव। Presence of all the member of any such committee is necessary to form a quorum. रीड करो क्या बोल रहा है। अगर कोई कोरम नहीं स्पेसिफाइड है, सारे मेंबर का ही प्रेजेंट होना चाहिए। फिर से रीड करो, लॉ की लैंग्वेज रीड करना सीखो। इफ नो सच कोरम स्पेसिफाइड, एक्ट में, आर्टिकल में, लॉ में, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भी कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, तो फिर आ जाओ सारे मेंबर्स। कमिटी में 3 थे, अब हमें तीनों के तीनों चाहिए। जैसे कि इसमें नहीं बताया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड कर लो। इन नलायकों ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भी डिसाइड नहीं किया तो सब के सब, मतलब ये किसको दे दी पावर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। चिल्लर चीजों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे दी। इन्होंने कहा भैया सुनो, पहले हम प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं? एक्ट को, आर्टिकल को, और कोई भी लॉ जहां भी लिखा है वो फॉलो कर लो। कहीं कुछ नहीं लिखा है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब कह रहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भी नहीं बताया, तो हमें जितने लोग हैं इस कमिटी में सबके सब प्रेजेंट चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब रैंकिंग कर दी। पहली प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं? फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकेंड और थर्ड। एक्ट, आर्टिकल और अदर लॉ, जो भी लॉ नहीं है समझ में आ रहा तो, इसने भी नहीं बताया तो सारे मेंबर्स। समझ में आया? तो प्रेफरेंस डिसाइड कर दी किसने? बच्चा हमारे स्टैंडर्ड्स है। समझ में आया? रोल समझ में आ गया? पक्का? पहले इस क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन कनेक्टेड है, इस क्वेश्चन को रीड करो। चेयरपर्सन तो मेंबर ही है ना भाई, रीड करो। साफ साफ लिखा है एबीसी लिमिटेड, ठीक है। ऑडिट कमेटी में कितने डायरेक्टर है? 5, उसमें से 4 इंडिपेंडेंट है। मीटिंग जब हुई तो एक नॉन एग्जीक्यूटिव और एक इंडिपेंडेंट। मीटिंग वैलिड है क्योंकि हमें क्या चाहिए थे? 2 इंडिपेंडेंट ही था। ऐसी चीजें पूछी जाएंगी, कॉम्पोजिशन याद होना चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ऑडिट कमेटी है, 1/3। अब देखो उन्होंने क्या बोल दिया, 2 या फिर 1/3। तो 1/3 किसका लेंगे? तो 5 का लेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा? पॉइंट में आएगा ना। चलो मैं मान के चली थी, है ना, 2.1 आएगा, है ना। तो मैं कह रही थी 2 ही 2 है, विचेवर जाहिर होगा, ठीक है। 1 नहीं आएगा, वो 2 ही होगा, 2 ही होगा ना, विचेवर इज हायर, 2 ही होगा, ठीक है। इसमें से हमें चाहिए 2 लोग तो प्रेजेंट होने चाहिए थे। इन 2 में से 2 प्रेजेंट तो थे ही, लेकिन हमें वो दोनों क्या चाहिए? फिर इंडिपेंडेंट ही होने चाहिए, जो इसमें नहीं है। चलो समझ में आ गया बच्चा। अब नीचे देखो, कंपनी सेक्रेटरी शैल एक्ट एज अ ऑडिट कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूरे कंपनी का सीएस है वो ऑडिट कमेटी का भी क्या है? सीएस है। अकाउंट के रूल्स रेगुलेशन फॉलो भी करवाना आप ही का काम है, इसीलिए थोड़ा बहुत आपको अकाउंट्स पढ़ाया जाता है कि थोड़ा कुछ दिमाग में जाए।
वहां डायरेक्टर कुछ बात करे, आपको दिमाग में आ जा ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। इसलिए अकाउंट की इंपॉर्टेंस है, जो सब्जेक्ट आपका अकाउंट्स है। बस एग्जीक्यूटिव में अकाउंट पढ़ाया जाएगा, फिर नहीं पढ़ाया जाएगा। इतना सेंस डेवलप कर लो, फाइनल में नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट कमिटी एप्लीकेबल, क्या बोल दिया? 1000 लिस्टेड कंपनी, डिटरमाइन किस बेसिस में? प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का देखा जाएगा। उससे उन्होंने बोल दिया भैया रिस्क मैनेजमेंट कमेटी किस पे एप्लीकेबल है? सबको बनाने की जरूरत नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के पास पावर है सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज से इंफॉर्मेशन लेती रहेगी, ऑब्टेन आउटसाइड, क्या लिखा है, आउटसाइड लीगल और अदर प्रोफेशनल की एडवाइस। एम्प्लॉय से भी ले इन्फॉर्मेशन, रिस्क को एनालिसिस करे ना, अंदर के लोगों से, बाहर के लोगों से, जिससे उसको एडवाइस लेनी है ले ले, ताकि वो बेटर रिस्क को एनालिसिस कर सके और कंपनी को बचा सके। बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पे टॉपिक होता है ओवर, फटाफट मत कर लो।